गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, 2006-7 के बाद पहली बार भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट करके ओनली $26.6 बिलियन ही रह गया है। आज के इस क्लास में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होता है और करंट ट्रेंड क्या है। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम को 3 बजे एंड 5 बजे, आप देख रहे हैं बच्चों, शाम को 3 बजे एंड 5 बजे लाइव क्लास है बच्चों, और हर रोज होती है। 3 बजे होता है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए, एंड 5 बजे होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। इन दोनों क्लासेस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, बिना झिझक के शाम को 3 बजे, यदि आप यूजीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, और यदि आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 5 बजे बिना झिझक आप इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो बच्चों, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो देखिए, जब कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका इंडिया है, इंडिया, ठीक है, और ये है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि कोई भी इंडिविजुअल, यूएसए का कोई भी इंडिविजुअल, ध्यान रखिएगा, कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तब आप उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया या फॉरेन इनफ्लो ऑफ कैपिटल कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि इंडिया का कोई इंडिविजुअल, एंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट यूएसए में इन्वेस्ट करती है तो उसे भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएसए कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप दो पार्ट में बात, एक को आप कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरे को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, मान लीजिए कि एक इंडिया की टाटा है, टाटा कंपनी है बच्चों इंडिया की, राइट। ये किसी और कंट्री में जाकर के, से सोमालिया में, साउथ अफ्रीका में, किसी और कंट्री में जाकर के वहां पे एक फैक्ट्री लगाती है। ठीक है बच्चों, तो वहां पे एक फैक्ट्री लगाती है, ध्यान सुनिएगा, फैक्ट्री लगाती है। और ये फैक्ट्री लगाती है तो जाहिर सी बात है कि इस फैक्ट्री के मैनेजमेंट पे इसका पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। टाटा जब किसी और कंट्री में जा करके अपनी स्टील फैक्ट्री या फिर व्हीकल फैक्ट्री लगाती है और उस फैक्ट्री पे टाटा, उस फैक्ट्री के मैनेजमेंट पे टाटा का पूरा अधिकार होता है, तब आप उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी आप इस केस में कह सकते हैं कि टाटा हैव कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट, है ना बच्चों, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तब आप उस, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट पे जो इन्वेस्टर है उसका कंट्रोल होना चाहिए, तब आप उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो हम यहां पे नहीं डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके लिए आपको मेरे पेड कोर्सेज में, चाहे गेट हो, आईआईटी जैम हो,
यूजीसी नेट हो या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जीएस और ऑप्शनल का बैच हो, किसी में भी आप लें तो उसके सिलेबस के अनुसार आपको वहां मिलेगा। तो अभी हमने एफडीआई आपको समझा दिया। अब दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे एफआईआई का, वो देखिए क्या होता है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। वो देखिए, अच्छा एक और बता, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था 3 बजे 5 बजे लाइव क्लास है, आप लोग आइएगा जरूर। अब देखिए एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब सेम एग्जांपल मैं आपको यहां पे ले रहा हूं। मान लेते हैं कि यहां पे टाटा है। टाटा जो है यूएसए के किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करती है। मान लीजिए कि वहां के स्टॉक मार्केट से गूगल के शेयर खरीदती है। तो इस केस में टाटा का गूगल के मैनेजमेंट पे, मैंने वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट में कोई अधिकार नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। तब आप इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी जब टाटा यूएसए के किसी कंपनी किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करता है और इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि उसका उसके मैनेजमेंट पे कोई अधिकार नहीं है, तब आप उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जांपल, उसने गूगल के शेयर्स खरीद लिए। उसने जब शेयर्स खरीदा टाटा ने, तो उसकी सिर्फ एंड सिर्फ डिविडेंड पे उसका अधिकार है। जो कंपनी डिविडेंड देगी उसी पे उसका अधिकार है। यानी यहां पे आप कह सकते हैं टाटा जो है, टाटा डज नॉट हैव कंट्रोल, है ना बच्चों, कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट ऑफ गूगल, है ना बच्चों। गूगल पे उसका कोई अधिकार नहीं है। गूगल के वर्किंग पे या उसका मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है उस पे उसका कोई अधिकार नहीं है। तो आपने समझा एफआईआई एंड एफडीआई। इससे भी रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी है, यहां वो संभव नहीं है बताना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, और जरूरत भी नहीं है। आप आगे देखिए, अब देखते हैं क्या है। आगे देखिए, अब आप देख सकते हैं बच्चों कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आपकी इकोनॉमी पे क्या फर्क, यानी बाहर से कोई कैपिटल आ रहा है इंडिया में तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। बड़ा सिंपल से कंसेप्ट है सारे, आपको समझने की जरूरत है। जब बाहर से कोई भी फॉर्म इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो इसका मतलब कैपिटल इनफ्लो आ रहा है। और जब कैपिटल इनफ्लो आएगा, भारत में फैक्ट्रियां लगेंगी, भारत में रोड बनेगा, ब्रिजेस बनेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी। यानी आपके पास यहां से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आप कह सकते हैं, राइट बच्चों। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना बच्चों, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, पहली बात तो ये है। यानी बाहर से कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और फिर इनकम भी बढ़ेगा। आगे देखिए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कि यूएस जो है इंडिया से टेक्निकली बेटर है, टेक्निकली एडवांस है। तो अब जब इंडिया यूएस का कोई भी फॉर्म इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगा। मान लेते कि गूगल अपना ऑफिस खोल रहा है या फिर अपना जो भी सेटअप लगा रहा है इंडिया में, और तो उससे क्या होगा, वो अपना टेक्नोलॉजी भी इंडिया में ट्रांसफर करेगा। तो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो इफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इफिशिएंसी इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा बच्चों। इफिशिएंसी इंक्रीज का मतलब आउटपुट बढ़ना, आउटपुट बढ़ने का मतलब है कि सेम इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। जॉब क्रिएशन, जब बाहर से कोई भी फॉर्म आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है, कोई फैक्ट्री लगाती है, तो आपके यहाँ जॉब बढ़ता है।
किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट, गूगल ने यहाँ पे अपना ऑपरेशन शुरू किया, एप्पल ने अपने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया, संसार की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जब इंडिया में आती है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। और आपको बता भी दिया यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। यानी पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल सी बात थी कि आप ट्रेन का टिकट कराने के लिए आप घंटों लाइन में लगे। हमें याद है कि हमें टिकट कराने के लिए मतलब 3 महीना पहले सुबह 3 बजे हमें काउंटर खोलना है, 8 बजे, 3 बजे हम लाइन में लगे रहते थे कि हमें घर जाना है दिल्ली से तो हमें टिकट चाहिए। आज क्या है कि यदि टिकट अवेलेबल है तो, और उसके बाद भी हम 6 घंटा लाइन में लगने के बाद जब काउंटर पहुंचते हैं टिकट खत्म। लेकिन आज क्या है, इफिशियंसी, मतलब टेक्नोलॉजी से इफिशियंसी बढ़ गई है, हमारे मोबाइल पे है, टिकट अवेलेबल है तभी मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इफिशियंसी बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा है बच्चों। ठीक है, तो आगे देखिए और क्या इसके आप बेनिफिट्स हो सकते हैं, एफडीआई के और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, देखिए प्लीज। और बेनिफिट में आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें जब बाहर से इन्वेस्टमेंट, जैसे कि क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपने यहाँ एयरपोर्ट में, रेलवेज में, हाईवेज में, एक्सप्रेसवेज में, सब जगह फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया। तो जब फॉरेन की कंपनीज को लगेगा कि इंडिया के रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, इस सब में इन्वेस्ट करने से फायदा है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, उनका तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ इंडिया में भी इस सब का फायदा होगा, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। और चूंकि यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे स्टिमुलेटेड लोकल बिजनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आप जानते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। अब लोकल बिजनेस मान लेते हैं कि पहले क्या था, से पेप्सी एंड कोक नहीं था तो हमारे हर दुकान पे छाछ और लस्सी नहीं मिलता था। लेकिन पेप्सी एंड कोक जैसे जैसे सब जगह कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल होने लगे, अब छाछ एंड लस्सी भी अवेलेबल होने लगा है। अब पेप्सी एंड कोल्ड ड्रिंक के डीलर्स बढ़ गए हैं, उनकी कमाई हो रहा है, उसमें कितने लोग हैं, और लोगों से कंपटीशन भी बढ़ा है। ठीक है, तो लोकल बिजनेस को भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए कि मर्सिडीज इंडिया में बनने लगी, लैंड रोवर इंडिया में बनने लगी, तो लैंड रोवर इंडिया में बनने लगी तो जिस जहां पे फैक्ट्री लगी वहां के बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर होते हैं, जैसे कि क्लच वायर बनाने वाले, स्टेयरिंग बनाने वाले, ये सब बना बना करके लैंड रोवर को सप्लाई करेंगे। जिस तरीके आपने मारुति गुड़गांव में देखा होगा या मानेसर में देखा होगा, मारुति फैक्ट्री बन गई है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो मारुति को सप्लाई करते हैं, जैसे टायर बनाने वाले, क्लच वायर बनाने वाले, स्टेयरिंग बनाने वाले, ब्रेक पैडल बनाने वाले, बहुत सारी छोटे छोटे बिजनेस उसके आसपास हो जाते हैं। तो लोकल बिजनेस को स्टिमुलेट करता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ता है बच्चों, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ बिजनेस होगा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। बैलेंस डेवलपमेंट, आप देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो उससे क्या, जहां पे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जो कंपेरेटिवली लेस डेवलप है, तो सरकार उसको डायरेक्ट कर सकती है, रीडायरेक्ट कर सकती है कि आप, ठीक है इंडिया में आपको इन्वेस्ट करना है करिए, इंडिया में फैक्ट्री लगाना है लगाइए, लेकिन यदि आप उस पर्टिकुलर जगह पे लगाते हैं तो वहां पे आपको कुछ टैक्स रिबेट दिया जाएगा। और यदि उन्होंने वो एग्री हो गए कि हमें वहां पे फैक्ट्री लगाना है तो फिर उस एरिया का काया पलट हो जाएगा। यानी जब फैक्ट्री लगी तो फिर वहां के आसपास के लोगों को जॉब मिलेगा, रोड बनेगा, ब्रिजेस बनेंगे, रास्ते बनेंगे, मार्केट होगा, तो ये सब डेवलप होगा।
एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों। जब लालू जी, ये हम थोड़ा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा वो है, लालू जी जब रेल मंत्री थे तो आपने छपरा के एक जगह है, बहुत मतलब हमेशा वहां पानी लगा रहता था, बाढ़ वाला एरिया था, वहां पे उन्होंने एक रेल पहिया फैक्ट्री लगा। हालांकि वो तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात, यदि उस तरह का इन्वेस्टमेंट वैसी जगह पे जहां पे कोई जाता नहीं था, रोड नहीं है, कुछ नहीं है, यदि वैसी जगह पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर के फैक्ट्री लगाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू फैक्ट्रियां लगती हैं, वहां के आसपास के लोगों का काया पलट हो जाता है। तो इस तरीके से बैलेंस डेवलपमेंट होगा। जहां पे लेस डेवलपमेंट है या लेस डेवलप एरिया है, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट को रीडायरेक्ट करेगी गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। इस तरीके से इंडिया में बैलेंस डेवलपमेंट भी होगा बिकॉज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे देखिए, आप थोड़े और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बोला था कि करंट ट्रेंड भी हम बताएंगे, तो अभी हमने बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एंड एफडीआई का क्या इंपैक्ट होता है किसी भी इकोनॉमी, यदि इंडिया में आ रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट, अभी हमने डिस्कस किया। अब आप देख सकते हैं कुछ ट्रेंड, देखिए यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन सिग्निफिकेंट डाउन टर्न। अभी हमने आपको दिखाया ना बच्चों, सिग्निफिकेंट डाउन टर्न मतलब ड्रास्टिकली घटा है। और ये जो बात कही है आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में स्टेट ऑफ इकोनॉमी में कहा है, आरबीआई का रिपोर्ट है, और उन्होंने कुछ फाइंडिंग यहां पे देखा है और कहा है कि 2006-07 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये घट करके सिर्फ एंड सिर्फ $26.6 ही रह गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए आप, फॉरेन कंपनी हैव इंक्रीजिंगली विथड्रॉन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंपनीज ने तेजी से अपना इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इंडिया में करा था उसको घटाया है। एंड ये आप देख सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट फंड रीचिंग $44.4 बिलियन, इतना पैसा इन्होंने यहाँ पे 2023-24 में निकाल लिया भारत के इकोनॉमी से, और ये 2011-12 से सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि इंडियन इकोनॉमी, ये आरबीआई की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सिर्फ एंड सिर्फ 26.6 बिलियन ही रह गया है, और ये सबसे कम है 2006-07 के बाद। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट भी काफी हुआ है, यानी बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे बहुत निकाल रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया से बहुत सारे पैसे निकाल रहे हैं। आगे देखते हैं। अब यहां पे और थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा ट्रेंड देख लीजिए बच्चों, ट्रेंड क्या रहा है, ट्रेंड ओवर द टाइम। ये थोड़ा सा आपके एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। द ट्रेंड of declining FDI inflow and rising outflow persisted for the several years, indicating sustained challenge for the India's investment climate। जैसे पीछे हमने बताया था कि एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटा है और बाकी यहां से पैसे लोग निकाल भी लिए हैं, यानी डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि इंडिया में क्या, अब हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या इंडिया में इन्वेस्टमेंट वाला क्लाइमेट नहीं रहा, या फिर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्लाइमेट यहां पे चेंज हो रहा है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या है ये हमें सोचना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हुआ, और दूसरा यहां जो इन्वेस्टमेंट था वो निकल भी गया।
तो इन बातों पे हमें सोचना चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या सेफ नहीं, यहाँ पे उनके फंड सेफ नहीं है, या फिर अब क्लाइमेट इंडिया का चेंज हो रहा है। आगे देखिए, यहां पे आप जो देख सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफडीआई, यानी किस किस सेक्टर में इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई आया, तो देख सकते हैं आप लोग, ओवर 60% ऑफ एफडीआई इक्विटी फ्लो वेयर directed towards the specific sector including manufacturing, energy and services। यानी 60% के आसपास इन सब मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी में एंड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट आया। जो आया है उसमें से 60% इन तीनों सेक्टर्स में। आगे देखिए, सबसे ज्यादा इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन है, तो यहां पे सिंगापुर, मॉरिशस एंड यूएसए, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। 3 ऐसे कंट्री, सिंगापुर, मॉरिशस एंड यूएसए, जो सबसे ज्यादा वो करते हैं। और अब देखिए इंडिया का ग्लोबल स्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट में क्या रहा, तो डिस्पाइट द चैलेंजेस इंडिया जो है अभी भी टॉप 10 इकोनॉमीज में आ रही, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके वर्ल्ड के 10 कंट्री में इसका भी नाम है। यानी फेवरेट डेस्टिनेशन, जो 10 फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट है, जो 10 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली, सबसे फेवरेट रिटर्न देने वाली, सबसे सेफ जगह वाली में, उसमें इंडिया का भी नाम है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। इसके बाद थोड़ा और देखिए आपके पास, और इसमें है क्या कुछ, अब देखिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न अब कैसे चेंज, देखिए और क्या रीजन रहा, तो आप देख सकते हैं शिफ्ट ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न ड्रिवन बाय, देखिए प्लीज, कोविड के वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से इंडिया से पैसे निकले, ठीक है। और ये कहा गया है, हैज सीन एफडीआई फ्लो मूव फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग इकोनॉमी। इसमें अभी इंडिया में डेवलपिंग है तो ये पैटर्न आ रहा है, मतलब डेवलप इकोनॉमी से हटा करके इस तरह आ रहा है, लेकिन इंडिया से ये कम। प्रोस्पेक्ट फॉर द इंडियन कंपनीज, तो इंडियन कंपनी हैव अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ greenfield FDI project abroad, indicating their growing presence in the global market। और इस तरीके से इंडियन कंपनीज भी, जिससे कि हमने शुरू में टाटा का नाम लिया, रिलायंस का नाम लिया, इस तरह का नाम लिया, वो भी कंपनीज अब बाहर में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत की कंपनियों का भी वर्ल्ड के उसमें वर्ल्ड में प्रेजेंस है, यानी उपस्थिति ये लोग दर्ज करा रहे हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर बनता है। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।